जय हिंद दोस्तों, रसायन नाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने हीट के कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को देखा होगा। उसके बाद का ये लेक्चर है। कंटिन्यूटी में सारे लेक्चर्स देखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कोई लेक्चर बीच में स्किप कर दें आप और फिर बाद में इस लेक्चर को या किसी भी लेक्चर को देखें। सारे लेक्चर्स को आप कंटिन्यूस में ही देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक का पढ़ेंगे। उस टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी छोटा टॉपिक है लेकिन काफी अच्छा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है अपना आज हम लोग बात कर लेंगे सबसे पहले गैस लॉस की। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, गैस लॉस, ठीक है। गैस लॉस मतलब गैस के नियम, गैस के नियम। इसमें बेसिकली हम लोग 3 लॉ की बात करेंगे। होते तो 2 ही लॉ हैं लेकिन एक लॉ और हम लोग देख लेते हैं क्योंकि उस लॉ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। एक होता है, पहला लॉ जो होता है वो होता है आपका बॉयल्स लॉ, जिसको हम लोग बॉयल्स का नियम बोलते हैं। चलिए इसको हिंदी में बॉयल्स का नियम, बॉयल्स का नियम। दूसरा होता है आपका चार्ल्स लॉ, जिसको हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं। तीसरा होता है आपका प्रेशर लॉ, जिसको हम लोग दाब का नियम कहते हैं। और इन तीनों लॉस को जब हम मिला देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों लॉस को जब हम मिला देते हैं तो एक नया लॉ बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो लॉ नहीं, वो एक इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस इक्वेशन कहते हैं। और उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गैस इक्वेशन, गैस का समीकरण, गैस का समीकरण। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था, बॉयल का नियम इसको इस तरीके से लिखा जाता है, बोला तो जाता है बॉयल्स लॉ लेकिन इसको बॉयल का नियम इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे और फिर आखिरी में जब आप लोग गैस इक्वेशन को देखेंगे तो उस गैस इक्वेशन में ये तीनों लॉस आपके क्या होंगे, निहित होंगे। मतलब तीनों लॉस को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वो गैस समीकरण बन जाता है। गैस का समीकरण या गैस समीकरण भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल का नियम। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ, इसको हम लोग कहते हैं बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। हिंदी में इसको बॉयल लिखा जाता है और इंग्लिश में इसको बॉयल्स पढ़ा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बॉयल लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको बॉयल्स पढ़ा जाता है। तो ये जो बॉयल्स लॉ होता है, अच्छा, इन तीनों लॉ को पढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को बता दें, तब ये तीनों लॉस चाहूंगी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे इनको पढ़ना। हमेशा याद रखना कि जो गैस होती है ना, उस गैस में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। उस गैस की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, गैस हैव 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। गैस में 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसको हम वेरी कर सकते हैं, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है टेम्परेचर। तो प्रेशर को यानी दाब हो गया अपना, आयतन हो गया मतलब गैस जिस भी कंटेनर में रखी गई है उसका आयतन हम घटा बढ़ा सकते हैं। प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब दाब अधिक हो सकता है, दाब कम हो सकता है। और जो गैस किस तापमान पर है उसके तापमान को भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं। पहले इस चीज को जरा नोटिस कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो गैस में 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दाब, आयतन और ताप, ठीक है। इसमें से किसी एक चीज को कांस्टेंट रख लें, मतलब एक चीज को स्थिर कर दें
और बची हुई दो चीजों को जब हम वेरी कराते हैं तो उसी से ये तीनों लॉज आपके बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को वेरी कराया, तो एक नियम बन जाएगा। मान लो मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी कराया, दूसरा नियम बन जाएगा। मान लो मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया और प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी कराया, मतलब इसमें परिवर्तन किया, तो ये एक आपका तीसरा नियम बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेल होती तो और भी ज्यादा है, बात हम लोग सिर्फ इन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज की करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसमें से किसी एक को कांस्टेंट रखो और बचे हुए दो को क्या कर दो, वेरी करा दो। एक को कांस्टेंट रखना है, मतलब एक को स्थिर रखना है, और बचे हुए दो को क्या करना है, वेरी कराना है, मतलब उसमें परिवर्तन करना है। ठीक है, तो उन्हीं से मिलके 3 लॉज अपने बनते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले किस लॉ की बात करनी है अपने को। तुम टेढ़े क्यों हो गए भाई, सीधे लो। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, बॉयल्स लॉ की। बात करें बॉयल्स लॉ का। बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल का नियम कहता है कि जब हम 3 चीजें हैं, ध्यान में रखना, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें से अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ध्यान से सुनना, इफ टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ताप को स्थिर कर दे, ताप को स्थिर कर दे, मतलब ताप को स्थिर कर दे, ताप कांस्टेंट है अपना। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो होगा क्या, प्रेशर और वॉल्यूम जो होंगे वो चेंज होंगे, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होगा। लेकिन कैसा चेंज होगा, ये चीज अपने को जाननी है, और ये एक दूसरे पर किस तरीके से प्रोपोर्शनल होंगे ये भी अपने को देखना है। तो प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होते हैं, जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझ में? क्लियर? इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और वॉल्यूम, यानी दाब और आयतन एक क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, चाहे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिखो, चाहे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लिखो, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, के को हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम और सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, पीवी इज इक्वल टू के। तो यही के क्या है, के अपना कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लो कोई गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, ताप जो है वो कांस्टेंट है। मान लो कोई गैस है जिसका प्रेशर P1 है, ठीक है, उसका वॉल्यूम V1 पर, और मान लो उस गैस का प्रेशर हमने क्या किया है, P2 कर दिया है, प्रेशर को हमने मान लो बढ़ा दिया है, प्रेशर P1 से P2 हो गया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो पहले प्रेशर P1 था, प्रेशर को बढ़ा के कितना कर दिया, P2 कर दिया, इंक्रीजिंग प्रेशर है, बढ़ा हुआ प्रेशर है, तो ये जो वॉल्यूम है पहले V1 था, अब कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन में घटेगा। तो P1 की वैल्यू P2 से, अगर जैसे मान लो कि P1 जो है वो कम है, P2 ज्यादा है, तो अगर P1 P2 से, सॉरी P2 अगर P1 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पर P1 कम है, P2 ज्यादा है, तो ये जो V2 होगा ना वो V1 से क्या होगा, कम होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो यानी वॉल्यूम घट रहा है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर अगर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम आयतन घटता है। इस चीज को याद रखना, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है,
प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं। इसको मान लो कि अब 2 स्टेट की जगह 3 स्टेट में आपकी गैस है। मान लो पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर P2 हो गया, उसके बाद प्रेशर मान लो P3 हो गया, तो पहले वॉल्यूम V1 था उसी हिसाब से, ठीक है। अब नया वॉल्यूम जो है वो V2 है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है उसी प्रोपोर्शन में। और मान लो कोई तीसरी स्टेट में वो गैस हो रही है जिसका प्रेशर P3 है, तो उसी हिसाब से वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमेशा ही होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, यानी स्थिर ताप पर होता है। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, याद रखना, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या कहता है अपना, चार्ल्स का नियम, ध्यान से देखना। 3 चीजें थी तुम्हारे पास, एक था तुम्हारे पास प्रेशर, एक था वॉल्यूम, एक था टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया था तो अपने को क्या मिल गया था, बॉयल्स लॉ मिल गया था। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था तो क्या मिल गया था, बॉयल्स लॉ मिल गया था, बॉयल का नियम मिल गया था, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या करना पड़ेगा आपको, या प्रेशर कांस्टेंट होगा या वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक चीज कांस्टेंट हो चुकी है वही दूसरे नियम में नहीं है। तो जो चार्ल्स लॉ होता है वो क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, यानी स्थिर दाब पर अगर हम बात करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब, प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो वो हो जाता है आपका चार्ल्स लॉ। अब बची हुई 2 चीजें हैं, अब यहाँ पे कौन सी 2 चीजें बची, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बचा अपने पास वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 चीजें अपने पास बची, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें क्या होगा, चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा वो अपने को देखना है कि ये किस तरीके से आखिरकार चेंज होंगे अपने, ठीक है। वे कैसे चेंज होंगे, जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस को गर्म करेंगे तो उस हिसाब से उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो आयतन होता है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, ताप के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती। आयतन जो होता है वो ताप के, आयतन जो होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब फिर वही कहानी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट लगाओगे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को k लिख लेते हैं। तो यहां से क्या मिला कि v/t इज इक्वल टू k, यानी k एक कांस्टेंट है। तो यही क्या चीज होती है, इसी को हम लोग कहते हैं चार्ल्स का नियम या चार्ल्स लॉ कहते हैं इसे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लो कि कोई गैस है किसी टेम्परेचर T1 पर, उसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, तो किसी टेम्परेचर T2 पर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये क्या होता है आपका चार्ल्स लॉ होता है। और चार्ल्स लॉ कहाँ देखा जाता है, जब हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है उस समय चार्ल्स लॉ देखा जाता है, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, 2 लॉ हो गए आपके, एक हो गया आपका चार्ल्स लॉ, दूसरा हो गया आपका बॉयल्स लॉ। तीसरे की बात कर लेते हैं, यहीं पे जरा वापस जाते हैं। 3 फैक्टर्स है आपके पास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो बॉयल्स लॉ बन गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो चार्ल्स लॉ बन गया। अब तीसरी चीज क्या बची आपके पास, वॉल्यूम बचा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो नियम बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर लॉ। क्या कहते हैं उसे, प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ कहते हैं उसे। इसको थोड़ा सा
यहाँ खिसका दे जरा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रेशर लॉ कहते हैं जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जरा वापस जाते हैं हम लोग और वॉल्यूम को कांस्टेंट कराते हैं अब, प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ यानी दाब का नियम, दाब का नियम। इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कराएंगे, पता चल गया अपने को पहले से ही। तो इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट, वैसे भी प्रेशर लॉ है तो यानी प्रेशर में तो परिवर्तन होना ही होना है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी स्थिर आयतन की बात की जा रही है यहाँ पर, स्थिर आयतन। ठीक, अब स्थिर आयतन की बात की जा रही है यानी आपके पास वेरिएबल क्या क्या हो गए, एक हो गया प्रेशर और एक हो गया टेम्परेचर। ये दो आपके क्या होंगे, यहाँ पर चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे ये अपने को देखना है कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर घटेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है। सिलेंडर का तो वॉल्यूम इसका, तो इसमें जो पिस्टन है, सिलेंडर में ऊपर पिस्टन लगा हुआ है ये, ठीक। इसको इस तरीके से बना देते हैं जैसे बनता है, अगर तुम लोग को ध्यान होगा तो कुछ ऐसा बनाया जाता है। वैसे सिलेंडर है, ये उसका क्या हो गया, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। पिस्टन को क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है, यानी यहाँ पर इसको, ये पिस्टन फिक्स हो गया है। अब ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, नीचे से कोई गैस इसके अंदर भरी हुई थी, इसका प्रेशर P था, उसका टेम्परेचर T था, वॉल्यूम तो गैस का फिक्स हो गया था क्योंकि पिस्टन जो है उसको हमने फिक्स कर दिया, पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसको हमने क्या किया, गर्म किया। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, गर्म करने पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। गर्म कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अगर टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज तेज भागेंगे, तेज तेज भागेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है तो तेज तेज भागेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो ये जो गैस की जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स पे जो प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर भी क्या होगा, वो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रेशर भी बढ़ जाएगा जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा, उस हिसाब से जो वॉल्स होंगी, जो दीवारें होंगी कंटेनर की, उसका उस पर जो लगने वाला जो प्रेशर है मॉलिक्यूल्स की वजह से, गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर प्रेशर और टेम्परेचर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के होता है, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब इसको क्या लिखा जाता है, अनुक्रमानुपाती, है ना, गलत तो नहीं है, अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका फोन बज रहा है, और में देखेंगे, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और यही क्या होता है, अपना प्रेशर लॉ होता है, प्रेशर का नियम होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई गैस है किसी टेम्परेचर T1 पर, वो कितना प्रेशर लगा रही है वॉल्स पर, P1 प्रेशर लगा रही है। अगर हमने उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया T2, तो वो वॉल्स पे जितना प्रेशर लगाएगी वो कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर लॉ कहते हैं। दाब का नियम, प्रेशर लॉ, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो दो जगह अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला और एक जगह अपने को इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ होता है, बॉयल्स लॉ में होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ होता है, चार्ल्स लॉ में होता है और प्रेशर लॉ में होता है। तो तीन चीजें हम लोगों ने देख ली। दोबारा एक बार जरा फिर से रिवाइज कर लो इन तीनों लॉज को। क्या थे तीनों लॉ, ये है तुम्हारे, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट करोगे
तो तुम्हें क्या मिलेगा, बॉयल्स लॉ मिलेगा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर जो प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, चार्ल्स लॉ मिलता है। चार्ल्स लॉ होता है प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती होते हैं। और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, प्रेशर लॉ मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लॉस थे, आपको ये तीनों लॉ एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर लॉ। ठीक है, और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता था, ये हो जाएगा आपका पीवी, यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 मिलेगा। बस यही फॉर्मूले तीन आपको याद रखने हैं। अगर आपके पास ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा थ्योरेटिकल में या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे गैस लॉ का। तो गैस लॉ के आपने तीनों लॉ देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, गैस इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी इन्हीं तीनों लॉ से मिलकर बनती है। तो हम जरा इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही तीनों लॉ से मिलकर अभी हम आपको गैस इक्वेशन दिखा देंगे। कॉपी ऐड कहाँ गया, पेस्ट होगा, पेस्ट नहीं होता, कॉपी तो किया था वहां से, नहीं हुआ पेस्ट। चलो कोई ना, गैस इक्वेशन पे आ जाओ। गैस इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस समीकरण। गैस समीकरण क्या होता है ये, अभी आपने तीन लॉस पढ़े ना, कौन कौन से पढ़े, बॉयल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार रिवाइज करो उतना कम। चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ, जल्दी से लिख दें। बॉयल्स लॉ आपका कहाँ हो गया, अच्छा किसी को डाउट हो कि एग्जाम में कैसे याद रहेगा, ये तीनों लॉ मिक्स हो जाएंगे, तो हमेशा याद रखना जो प्रेशर लॉ है उसमें आपका प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपके बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो होता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और चार्ल्स लॉ इसमें से क्या बचा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं तीनों लॉस को जब हम मिला देते हैं, इन्हीं तीनों लॉस को जब मिला देते हैं तो जो इक्वेशन निकल के आती है उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस इक्वेशन कहते हैं, गैस समीकरण कहते हैं। कैसे मिलाते हैं तीनों लॉस को, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, इस चीज को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, और V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T के, ध्यान से देखना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। तो इसको हम ऐसे मिला के लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल है, ऊपर T है नीचे P है। देखा, बन गया आपका, यही होती है गैस इक्वेशन। अभी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आपको दिख जाएगी। ठीक है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, व्यत्क्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जरा मिला दो तो नीचे P है नीचे P है, ऊपर T है तो ऊपर T डाल दिया मैंने। अब जरा इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, ये ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट लगेगा, और ये जो कांस्टेंट होता है ये आर होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता था, मतलब पीवी इज इक्वल टू आर टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हम के लिख देते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो होता है वो क्या होता है, आर होता है। आर क्या होता है अपना, गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। ये जो आर है ना, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये ऐसे कोई कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये गैस कांस्टेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, गैस नियतांक बोलते हैं हम लोग, गैस नियतांक। इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बात जैसे मोल की आ रही है, वैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये घंटी यहाँ बजेगी कि यहाँ पे मोल कहाँ से आ गया है। तो ये जो इक्वेशन है पीवी बाई टी इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन क्या है, ये एक मोल के लिए लिखी गई इक्वेशन है, एक मोल के लिए लिखी गई इक्वेशन है। यहीं पर अगर अपने गैस में n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो कि याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने इस इक्वेशन को बहुत पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ये n नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू को 1 कर दें, यानी 1 मोल गैस ले लें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीवी इज इक्वल टू आरटी। ये वही इक्वेशन हो गई जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखी थी, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि पीवी अपॉन, मान लो कि ये 1 मोल गैस आप ले रहे हो, तो पीवी बाई टी इज इक्वल टू आर है। आर तो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कभी बदलने से रही, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और ये इक्वेशन क्या होती है आपकी, यही इक्वेशन कहलाती है आपकी क्या, गैस इक्वेशन, गैस समीकरण, हम लोग क्या बोलते हैं, गैस समीकरण, ठीक है। P1 V1 मतलब जिस हिसाब से जो चीज चेंज होती है, अगर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और उसी हिसाब से आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कैसे क्या क्या चेंज होते हैं ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक, आई बात समझ में। अच्छा, इसके बाद एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, आइडियल गैस। यहीं पे इसकी बात कर लेते हैं, आइडियल गैस की। आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है, आदर्श गैस। आदर्श गैस, कौन सी गैस आदर्श गैस कहलाती है, क्या हर गैस आदर्श गैस कहलाती है, नहीं, हर गैस आदर्श गैस नहीं कहलाती, आइडियल गैस नहीं कहलाती है। सिर्फ वही गैसेस आइडियल गैस कहलाती हैं जो कि इन तीनों लॉज को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। जो गैस इन तीनों लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है, तीनों लॉज को जो गैस फॉलो करती है, मतलब बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ, इन तीनों लॉ को जो गैस फॉलो करती है वही गैस क्या कहलाती है, अपनी आइडियल गैस कहलाती है। और अगर वो आइडियल गैस है तो वो गैस गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकती है। आई बात समझ में, तीनों लॉज को, ऑल थ्री लॉज को, ऑल थ्री लॉज को जो गैस फॉलो करती है वो गैस आइडियल गैस कहलाती है। और अगर वो गैस आइडियल गैस है तो वो गैस गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकती है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जिस तरीके से, जिस भी तरीके से वो चेंज करना चाह रही है, ठीक है। तो ये गैस लॉस तीनों हो गए आपके, गैस इक्वेशन हो गई। ये छोटा सा टॉपिक था, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्योंकि इसी के साथ में अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, देखने में तुम लोग को बोरिंग लगेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। ये आपका यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल के लिए अलग से पूरा वो बना रखा है, इसलिए थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं। आपके न्यूमेरिकल जो है वो अलग हो रहे हैं वीडियोस में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से।